दीपक और गौरव लाल गहरी बेहोशी में थे। उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी। उनकी आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। चांदनी ही एकमात्र ऐसी थी जो पूरी तरह से सुरक्षित थी, इसलिए निगरानी का जिम्मा उसी के पास था। तेजस के पास समय की कोई फुर्सत नहीं थी। अभयराव के लौटने पर उसने तुरंत अपनी चोटों का इलाज करने के लिए रहस्यमय स्वर्ग तकनीक का उपयोग करना शुरू कर दिया। रात का अनुभव वाकई दिल दहला देने वाला था। अगले दिन जब तेजस ने ध्यान से जागा तो बाघिन का शव गायब हो चुका था। उसने विवेक को देखा, जो पट्टियों में बंधा हुआ था और लकड़ी की पट्टियों के सहारे एक बड़े पेड़ के तने के पास टिके हुए थे। दीपक और गौरव लाल अभी भी वहीं पड़े थे और चांदनी व अभयराव कहीं नजर नहीं आ रहे थे। एक रात की चिकित्सा के बाद हालांकि तेजस को अब भी हल्का दर्द महसूस हो रहा था, उसकी चोटें स्थिर हो गई थीं। तुम जाग गए हो, कुछ खा लो, अभयराव की आवाज आई जब वह तेजस के पास आया और उसे कुछ फल दिए। धन्यवाद गुरुजी। तेजस ने फल ले लिए और बड़े चाव से खाने लगा। इन पहाड़ों से प्राप्त फल आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर थे। 7 या 8 फल खाने के बाद आध्यात्मिक ऊर्जा, पोषण और जल योजन की पूर्ति से तेजस को बहुत बेहतर महसूस हुआ। अभयराव उनके पास बैठे थे। वे थोड़े पीले थे, लेकिन उनकी आभा में स्थिरता आ गई थी। 9वें क्रम के शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में उनकी स्थिति अब अधिक संतुलित थी। बताओ, कल रात तुमने बाघिन को कैसे हराया? अभयराव ने पूछा। तेजस ने कहा, यह सब लोगों के सामूहिक परिणाम है। क्या सबसे बड़े भाई ने आपको नहीं बताया? अभयराव ने कहा, उन्होंने मुझे पहले भाग के बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा लग रहा था कि पंख वाला बाघ तुम्हें खा जाएगा। तेजस ने व्यंग्यात्मक ढंग से उत्तर दिया, जब मैंने उस पर हमला किया तो मैं वास्तव में पंख वाले बाघ को नियंत्रित करने की योजना बना रहा था, लेकिन जब उसने मुझे दूर फेंक दिया तो मुझे वास्तव में सफलता मिली। सबसे बड़े भाई ने शायद आपको बाकी सब बता दिया होगा। गिरते समय मेरी किस्मत ने साथ दिया। मैं सीधे बाघिन के मुंह में जा गिरा। उस समय वह अपना मुंह बंद नहीं कर पाया क्योंकि सबसे बड़े बड़े भाई ने उसे रोका था और गौरव लाल ने भी टाइम फ्रीज का इस्तेमाल किया, जिससे मुझे हमला करने का मौका मिला। मैंने बाघिन के मुंह के अंदर एक पूरी ताकत वाली पवन ब्लेड छोड़ी। मेरा हमला इतना प्रभावशाली था कि उसने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। अभयराव ने सोचा, मुंह के अंदर से हमला? कोई आश्चर्य नहीं। उन्होंने पहले भी बाघिन की हालत देखी थी और पाया कि घातक घाव वास्तव में अंदरूनी था, जिससे बाघ की खाल पूरी तरह से सुरक्षित थी। इस बार तुम पूरी तरह से खतरे में थे। फिर कभी ऐसे जोखिम भरे मिशन पर मत जाओ। अगर कल तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं होती तो जब तक मैं वहां पहुंचता उस बाघिन ने तुम्हें चीर फाड़ दिया होता, अभयराव ने कहा, अब भी डर के मारे कांपते हुए। तेजस मुस्कुराया। भाग्य भी शक्ति का एक हिस्सा है। याद रखो कि मैं दीपक को क्यों लाया था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसकी बेहोशी का कारण सेलेस्टियल फॉक्स विजन का अधिकतम उपयोग करना है, जिससे भाग्य की शक्ति हमारे पक्ष में रही। वरना इतनी संयोगिता कैसे हो सकती थी कि मैं सीधे बाघ के मुंह में गिर जाता? हम अभयराव चौंके। क्या आप ये कह रहे हैं कि उसका तीसरे दर्जे का सेलेस्टियल फॉक्स विजन 7वें दर्जे के पंख वाले बाघ को प्रभावित कर सकता है? यह असंभव लगता है। मेरे तीसरे क्रम के स्वर्गीय विवेकशील आंख में भी भाग्य को बढ़ाने की क्षमता है, तेजस ने सोचा। इसके अलावा हमारे समूह में 2 लोग 6ठे क्रम पर हैं, इसलिए साधना में अंतर इतना हास्यास्पद नहीं है। दीपक ने अकेले पंख वाले बाघ के भाग्य को प्रभावित नहीं किया, उसे हम सभी के भाग्य से मदद मिली थी। हालांकि वह यह बात खुलकर नहीं कहेगा क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अभयराव को पता चले कि उसने दिव्य लोमड़ी के दर्शन को आत्मसात कर लिया है। खैर, यही सच है, अन्यथा सामान्य परिस्थितियों में हम 7वें क्रम के पंख वाले बाघ को कैसे हरा सकते थे? तेजस ने मुस्कुराते हुए कहा। अभयराव ने उसे ध्यान से देखा। अपने नए शिष्य को पहचानना अब उनके लिए मुश्किल हो रहा था। केवल 9 साल का होने के बावजूद तेजस ने हमेशा बहुत परिपक्व होने का आभास दिया। यह अजीब था, लेकिन सभी जांच के बावजूद उसकी पृष्ठभूमि पूरी तरह से साफ नजर आ रही थी। छोटे तेजस, क्या तुम ठीक हो? विवेक की कमजोर आवाज ने पुकारा। बड़े भाई, मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? तेजस ने जवाब दिया। दर्द हो रहा है? विवेक दर्द से कराह उठा। उसे गंभीर आंतरिक और बाहरी चोटें लगी थीं, जो अभयराव के उपचार से कुछ हद तक स्थिर हो गई थीं। अभयराव ने चिढ़कर कहा, तुम्हें इस दर्द का हक है।
पंख वाले बाघ का शिकार करने के लिए तुमने इस तरह का लापरवाह मिशन लिया? पिछली रात की घटनाओं की याद से वह अभी भी डर गया था। विवेक के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। गुरुजी, क्या आपको उस व्यक्ति की चिंता नहीं करनी चाहिए जो सिर्फ 9 साल का है और छठे क्रम में पहुंच चुका है? क्या आपने सुना नहीं कि उसने अभी क्या कहा? वह पहले से ही छठे क्रम में है। क्या वह भी इंसान है? वह मुझसे 7 साल छोटा है। ओह! अभयराव क्षण भर के लिए चौंक गए। उनका ध्यान पहले इस पर नहीं गया था। भले ही तेजस ने एक सफलता का उल्लेख किया था, उन्होंने वास्तव में इस जानकारी को ठीक से संसाधित नहीं किया था। अभयराव ने तेजी से अपनी नजर तेजस पर केंद्रित की। तुम छठे क्रम पर पहुंच गए हो। हम तेजस ने सिर हिलाया। जबरदस्त दबाव और जीवन मृत्यु के संकट में मैंने सफलता प्राप्त की। मैंने आपको और शिक्षक गौतम को पहले भी बताया था कि सबसे अच्छा समय तब होता है जब दबाव अत्यधिक हो, विशेषकर जीवन और मृत्यु के संकट के दौरान। इसने मेरी क्षमता को पूरी तरह से उभार दिया। अभयराव आश्चर्यचकित हो गए। छठा क्रम? इस बच्चे ने इतनी जल्दी कैसे सफलता प्राप्त की? रिडेम्पशन सोसाइटी के छात्रों में से वह छठे क्रम तक पहुंचने वाला दूसरा छात्र था। अभयराव को याद आया कि जब तेजस 5वें क्रम पर था, वह हाल ही में वहां पहुंचा था। इतनी तेजी से छठे क्रम तक पहुंचना आश्चर्यजनक था। क्या सुधार की यह दर वास्तव में इतनी तेज थी? अभयराव ने तेजस को एक गंभीर नजर से देखा, जिससे तेजस असहज हो गया। टीचर, मेरी तरफ ऐसे मत देखो। मैं थोड़े डर का सामना कर रहा हूं। डर? अभयराव ने कहा, तुमने 7वें दर्जे के पंख वाले बाघ से लोहा लिया और अब तुम कह रहे हो कि तुम डर के बारे में जानते हो? अभयराव ने अपने हाथ को उठाया, जैसे वह अपने शिष्य को जमीन पर पटकना चाहते थे, लेकिन यह देखकर कि लड़का अभी भी घायल था, उन्होंने खुद को रोक लिया। तेजस ने हंसते हुए कहा, मैं अकेला नहीं हूं जिसने सफलता प्राप्त की है। मुझे लगता है कि हर कोई आपको कुछ न कुछ आश्चर्यचकित करेगा। सीनियर दीपक और सीनियर गौरव लाल भी जब जागेंगे तो उनकी भी सफलता की संभावना होगी। अभयराव कांप उठे। तुम्हारा मतलब है वे दोनों? तेजस ने सिर हिलाया और कहा, सीनियर गौरव लाल का बागिन के खिलाफ अंतिम क्षण में जम जाना उसकी सामान्य शक्ति से अधिक था। उस समय जब सभी निश्चित मृत्यु का सामना कर रहे थे, उसने शक्ति का विस्फोट किया और बेहोश हो गया। वह काफी समय से चौथे क्रम के शिखर पर है और शायद वही क्षण उसके लिए सफलता का हो सकता है। सीनियर दीपक की स्थिति भी शायद इसी तरह की है। जैसा आपने कहा, क्या तीसरे क्रम का सेलेस्टियल फॉक्स विजन 7वें क्रम के विंग टाइगर के भाग्य को प्रभावित कर सकता है? ये एक कठिन सवाल है, लेकिन अगर ये चौथे क्रम का हो तो क्या होगा? अभयराव की आंखें चमक उठीं। क्रोनो क्रोक ट्रांसफॉर्मेशन और सेलेस्टियल फॉक्स फॉर्मेशन रिडेम्पशन सोसाइटी में सबसे प्रभावशाली रक्तरेखाएं हैं। अगर इस बार वे दोनों सफल होते हैं। यह सोचते ही अभयराव का पूरा मूड बदल गया और उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच ली। अगर यह सच है जैसा तुम कह रहे हो, तो जो कुछ भी हुआ और जो खतरे आए उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। तेजस ने अपनी सफलता की बात को बदलते हुए छठे क्रम पर ध्यान केंद्रित किया और मुस्कुराते हुए पूछा, गुरुजी, आपके फ्लेम ब्लेड में क्या क्षमता है? यह वाकई आश्चर्यजनक है। सोचिए कि आप 9वें क्रम के पंख वाले बाघ राजा को भी घायल कर सकते हैं। अभयराव ने उसकी ओर देखा और कहा, यह मेरा जीवनदायी हथियार है। यह मेरी साधना से जुड़ा हुआ है, जिसे 9वें क्रम के ब्लेज टाइगर की रीढ़ से तैयार किया गया है। मैंने इसे वर्षों की साधना के बदले में संगठन से प्राप्त किया है। इसे इस्तेमाल करने के लिए मुझे काफी ऊर्जा इकट्ठा करनी पड़ती है, लेकिन यह एक शक्तिशाली हमला कर सकता है। इसके बिना हम कल बड़ी मुसीबत में पड़ सकते थे। क्या तुम लोग आज के सूरज को देखने के लिए जीवित रह पाते?